हेलो एवरीबॉडी। क्या आप जानते हो कि एक सिंपल प्राइस चेंज पूरी मार्केट की डिमांड को हिला देता है। अब जैसे आइसक्रीम सस्ती हो जाए तो हम ज्यादा क्यों खरीदते हैं, और पेट्रोल महंगा होने के बाद भी हम उसको लेना क्यों नहीं छोड़ते। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है इकोनॉमिक्स का डिमांड थ्योरी। और आज हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद आवर डिमांड चैप्टर। Coming to the first topic, firms and households. So coming to households, कि households क्या होते हैं? Households का मतलब होता है consumers. ये लोग जो है अपनी सर्विसेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल जो है प्रोवाइड करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी लेबर कंपनी को जॉब दी और कंपनी आपको जो है सैलरी देती है, और उसी सैलरी से जो है आपने मोबाइल, फूड, क्लोथ जो है खरीदे और आप कंज्यूमर बन गए। तो हाउसहोल्ड्स कौन होते हैं? Who owns the factors of production such as land, labor, capital and enterprise, and they decide how much to consume and save. कितना कंज्यूम करेंगे और उसमें से कितना सेव करेंगे। तो ये हो गया हाउसहोल्ड्स के ऊपर जो कंज्यूमर्स होते हैं। कमिंग नेक्स्ट टू दी फर्म्स। फर्म्स वो यूनिट्स होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करना इनका गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिस्कुट फैक्ट्री है जहां पर जो है वर्कर्स हायर करती हैं, मशीन्स यूज करते हैं और बिस्कुट बनाकर मार्केट में सेल करती है। सो दिस इज अबाउट द फर्म्स। हायर फैक्टर्स एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। एंड देन दे डिसाइड व्हाट, हाउ एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है और कैसे करना है, ये सारा काम फर्म करती है। कमिंग नेक्स्ट टू इनपुट एंड आउटपुट मार्केट्स। तो हमारी इनपुट मार्केट्स जो होती हैं, यहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बाय और सेल होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हाउसहोल्ड सप्लाई द फैक्टर्स एंड फर्म्स डिमांड्स देम। अब ये सेल जो है हाउसहोल्ड करते हैं और बाय कौन करता है इनसे? फर्म्स। नेक्स्ट इज आउटपुट मार्केट। आउटपुट मार्केट में यहाँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंड सेल होते हैं। फर्म सप्लाइज गुड्स एंड हाउसहोल्ड डिमांड्स देम। और यहाँ आउटपुट मार्केट में जो सेल करता है वो फर्म्स होती हैं और जो बाय करती हैं वो हाउसहोल्ड्स होती हैं। इनपुट मार्केट में हाउसहोल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेल करते हैं और फर्म्स उसको बाय करती हैं। आउटपुट मार्केट में फर्म्स जो है वो सेल करेंगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और हाउसहोल्ड जो है उनको बाय करेंगे। यहाँ पर मनी फ्लो और रियल फ्लो जो है वो सर्कुलर फ्लो बनाता है इनकम का। अब यहाँ पिक्चर में देखे, जो हाउस होल्ड है वो सप्लाई कर रहा है इनपुट्स, लेबर, कैपिटल एंड लैंड टू दी फर्म्स। तो ये होगी हमारी इनपुट मार्केट में, जहाँ हाउस होल्ड जो है वो सप्लाई कर रहे हैं इनपुट्स जैसे लेबर, कैपिटल और लैंड, किसको? फर्म्स को। और जो फर्म्स हैं वो इन रिटर्न क्या कर रही हैं? पेमेंट इन वॉट एवर फॉर्म दे आर हाउस आर प्रोवाइडिंग। अगर लेबर हाउस होल्ड प्रोवाइड करिए तो वो उनको मनी किस फॉर्म में देगा? वेजेस के फॉर्म में। हाउस होल्ड सप्लाई कर रही हैं फर्म्स को, हाउस होल्ड सप्लाई कर रही हैं अपनी लेबर, कैपिटल, लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये डिमांडेड बाय होते हैं फर्म्स की तरफ से। और फर्म्स इन रिटर्न क्या कर रही हैं? पेमेंट कर रही हैं वापस हाउस होल्ड्स को। और नेक्स्ट जब हम आउटपुट मार्केट्स पे आते हैं तो फर्म्स क्या कर रही हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और जो डिमांडेड बाय किससे है? हाउस होल्ड से। जो हमने आउटपुट मार्केट्स में देखा था, फर्म्स जो है गुड्स सप्लाई करेंगी और हाउस होल्ड जो है उनको डिमांड करेंगे। तो फर्म्स जो है यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अपनी आउटपुट मार्केट में प्रोवाइड करते हैं जो हाउस होल्ड डिमांड करते हैं, और इन रिटर्न हाउस होल्ड उनको पेमेंट करती है टू दी फर्म्स। तो दिस इज अबाउट द इनपुट मार्केट एंड आउटपुट मार्केट, जो सर्कुलर फ्लो बनाता है। इकोनॉमी जो है वो इसी सर्कुलर फ्लो पे चलती है। इनपुट मार्केट्स में जो हाउस होल्ड हैं वो अपने फैक्टर्स सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे, और जो फर्म्स हैं उनको डिमांड करेंगी, और इन रिटर्न जो फर्म्स हैं उनको हाउस होल्ड्स को पेमेंट कर देंगे। और आउटपुट मार्केट में फर्म्स अपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आउटपुट मार्केट में प्रोवाइड करते हैं जो हाउस होल्ड डिमांड करते हैं, और इन रिटर्न जो हाउस होल्ड हैं वो पेमेंट कर देते हैं फर्म्स को।
नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड मीनिंग। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब है डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। आपकी डिजायर भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने की, और आप उसको पे कर भी सको। ये तीनों चीजें जब होंगी तभी डिमांड होगा, एल्स वो डिमांड नहीं हो सकता। सिर्फ चाहने से डिमांड नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आईफोन खरीदना चाहते हो, ये आपकी सिर्फ डिजायर है, और डिजायर से वो डिमांड नहीं बनती। डिमांड तब बनेगी जब आपके पास उसके लिए पैसे भी हो और आप उसे खरीदना भी चाहते हो, ये एक्चुअल डिमांड होगी। So if we go by definition, demand is the quantity of a good that a consumer is willing and able to buy at a given price and time. उसी प्राइस पे उसी टाइम वो आप खरीदना चाहते हो और आप खरीद सकते हो, तो ही वो डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर मोबाइल फोन्स बाय कॉलेज स्टूडेंट्स। अगर आप सिर्फ चाह रहे हो कि आपको आईफोन खरीदना है तो वो डिमांड नहीं है, बट आपके पास अगर पैसे भी हैं और आप खरीदना चाहते भी हो, आपकी विलिंगनेस भी है, तो वो डिमांड होगी और वो एक्चुअल डिमांड बनेगी। और डिमांड अगर फर्दर देखें तो दो टाइप्स की हो सकती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और अनदर इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में एक कंज्यूमर की डिमांड देखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, राम जो है उसने 2 नोटबुक डिमांड करी, और अगर मार्केट डिमांड में देखें तो मार्केट डिमांड में सब कंज्यूमर्स का टोटल डिमांड देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई राम था उसने 2 नोटबुक्स लेनी थी, श्याम था उसने 3 लेनी थी, और फर्दर कोई एक और पर्सन आ गया जिसने 5 लेनी थी, तो हम टोटल देखेंगे इसका। दैट इज द मार्केट डिमांड। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। मतलब इंडिविजुअल डिमांड को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं। सो फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ द गुड। अब इसमें एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात होगी इंडिविजुअल डिमांड में। तो अगर हम प्राइस पे आते हैं, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, अगर प्राइस राइज कर जाता है, तो जो डिमांड होती है वो गिर जाती है, और अगर प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। प्राइस ऑफ गुड्स को हम सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट भी मानते हैं, क्योंकि प्राइस जो है एक कंज्यूमर के लिए सेंसिटिव होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो गिर जाएगी, और अगर प्राइस गिरता है तो डिमांड राइज हो जाती है। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी कंज्यूमर की इनकम जो है वो 30,000 से बढ़ के 40,000 हो गई। अब क्या करेगा वो कंज्यूमर? क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करेगा, तो वो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और वहीं अगर किसी कंज्यूमर की इनकम जो है उसकी सैलरी में अगर 40,000 से 30,000 हो जाता है, कम हो जाती है उसकी अगर इनकम, तो वो नॉर्मल गुड्स की जगह इंफीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो था कंज्यूमर, उसकी इनकम ज्यादा थी, तो वो क्या करता था, उसने जो टोन मिल्क था उसकी कंजम्पशन रोक के उसने फुल क्रीम मिल्क लेते थे। पर जैसे ही उसकी इनकम जो है कम हो गई, तो वो फुल क्रीम मिल्क की जगह वापस टोन्ड वाले मिल्क की तरफ शिफ्ट कर गया। तो नॉर्मल गुड्स की तरफ वो तब शिफ्ट करेगा जब उसकी इनकम बढ़ेगी और क्वालिटी प्रोडक्ट बाय करेगा, देन इट विल कम अंडर नॉर्मल गुड्स। और वहीं अगर जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो फॉल कर जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो नॉर्मल गुड्स की जगह इंफीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, लो क्वालिटी गुड्स की तरफ। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब पहले मान लो फैशन जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया, जो पहले चीज चलती थी वो अब नहीं चल रही, वो टेस्ट में नहीं है, तो उसकी वजह से कंज्यूमर जो है अपनी डिमांड भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स आते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। तो सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जो विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं। अब जैसे अगर किसी एक गुड का जो है प्राइस इंक्रीज कर जाता है, तो सब्सटीट्यूट गुड्स की तरफ क्या होगा, डिमांड जो है उसकी बढ़ जाएगी, और वैसा वर्सा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड से कॉफी इंक्रीजेस, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज कर जाता है, देन द डिमांड फॉर टी विल राइज, तो टी की जो डिमांड है वो राइज कर जाएगी, क्योंकि अब जो टी है वो कंपैरेटिवली सस्ती है कॉफी से। अगर कॉफी के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो जो डिमांड है टी की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब जो टी है वो कंपैरेटिवली चीपर है टू कॉफी। तो ये होते हैं हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स जो एक दूसरे की प्लेस पे यूज किए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं
एक पर्टिकुलर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। These are goods which are used together to satisfy a particular demand. अगर यहाँ पर प्राइस में इंक्रीज आता है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो प्राइस था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसका मान लो शुगर थी, अब उसका प्राइसेस जो है वो बढ़ गए और जो डिमांड थी टी की अब वो कम हो जाएगी, क्योंकि एज इट इज कॉस्टलियर टू यूज दी बोथ गुड्स टुगेदर। अब दोनों चीजें जो हैं एक साथ यूज करनी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि एक अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। तो हमने अभी पीछे देखा था इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, तो अब देखेंगे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। तो मार्केट डिमांड होती थी सम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब सभी इंडिविजुअल्स का सम यहाँ पे देखा जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इक्वल इनकम होगी अमंग ऑल तो जो डिमांड है वो हायर होगी, और अगर अनइक्वल इनकम होगी तो जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट करेगी और इट मे बी लो। नेक्स्ट इज आर पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज का मतलब होता है मार्केट में कितने बायर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है मार्केट डिमांड पे, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा मार्केट डिमांड होगी, और जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी मार्केट डिमांड कम होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो हाई है, इसकी वजह से एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे सोप हो गए, शैम्पू हो गए, बिस्किट जो हो गए, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पॉपुलेशन साइज। सो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। अब जैसे गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, टैक्स और सब्सिडी मार्केट डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जैसे टैक्स पॉलिसी, टैक्स अगर बढ़ता है तो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से जो डिमांड है वो गिर जाती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया तो अब इससे क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज कर देंगे और डिमांड फॉल कर जाएगी। अब पेट्रोल महंगा हो गया, अब लोग जो है उसकी यूसेज कम कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट डिमांड जो है वो गिर जाएगी। और अगर हम सब्सिडी में देखें, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर हम सब्सिडी पॉलिसी देखें तो जब सब्सिडी बढ़ती है मतलब जैसे ही सब्सिडी इंक्रीज होगी प्राइसेस जो है वो फॉल कर जाएंगे और उसकी वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है एलपीजी गैस पर सब्सिडी देती है तो सिलेंडर जो है वो सस्ता हो जाता है और ज्यादा हाउस होल्ड एलपीजी यूज करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अगर टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो प्राइस बढ़ती है जिसकी वजह से डिमांड गिर जाती है, और वहीं अगर सब्सिडीज इंक्रीज करती हैं तो प्राइस फॉल हो जाते हैं और डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें रिस्ट्रिक्शंस और बैन्स, अगर बैन लगने पर डिमांड जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स पर बैन कर दिया तो अब जो प्लास्टिक बैग्स की मार्केट डिमांड है वो खत्म हो जाएगी। तो हमने गवर्नमेंट पॉलिसी में तीन पॉलिसी देखी, एक टैक्स पॉलिसी जिसकी वजह से जो है डिमांड गिर जाती है, सब्सिडी पॉलिसी जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, और नेक्स्ट हमने देखा रिस्ट्रिक्शंस और बैन्स जिसकी वजह से जो हमारी मार्केट डिमांड है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। सो अनदर इज सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स का मतलब है कि डिमांड सीजन के हिसाब से चेंज होती है। अब इसका इम्पैक्ट जो है जैसे ही सीजन चेंज होगा उसकी वजह से डिमांड भी चेंज हो जाएगी। अब विंटर सीजन है तो उसमें स्वेटर, जैकेट्स और हीटर्स की डिमांड ज्यादा रहती है। समर सीजन में आएंगे तो उसमें आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और एसीज और कूलर्स की डिमांड ज्यादा रहती है। और अगर रेनी सीजन में देखें तो उसमें अम्ब्रेलास, रेनकोट्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो सीजन के हिसाब से जो है डिमांड बदलती जाएगी। जो चीजें हमें विंटर सीजन में चाहिए वो हम समर सीजन में नहीं लेंगे तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। So seasonal changes cause frequent fluctuations in the market demand. So this is all about the market demand and its determinants. So next is law of demand. So law of demand कहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। The law of demand states that other things remaining the same, सेटरी पेरिविस जिसको हम बोलते हैं, जब सिर्फ प्राइस के चेंज होने से ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। अगर किसी गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके डेली लाइफ एग्जांपल में भी देखें,
तो वो कहता है कि अगर सपोज करो एक आइसक्रीम का प्राइस जो था वो पहले 20 था, तो उसमें आप 3 आइसक्रीम्स बाय कर लेते थे एक दिन में। पर जैसे ही प्राइस जो था वो इंक्रीज कर गया 20 से 40, तो आप सिर्फ अब एक ही आइसक्रीम उसमें बाय कर पा रहे हो या फिर आप कंज्यूम करना छोड़ दोगे। और जैसे ही प्राइस फॉल हुआ 20 से 10 हो गया, तो आप उसमें ही 4 से 5 आइसक्रीम खा सकते हो। पहले प्राइस 20 था तो आप 3 आइसक्रीम्स ले लेते थे दिन में, और जैसे ही 20 से 40 हुआ प्राइस इंक्रीज हो गया, तो डिमांड जो थी वो 3 आइसक्रीम से 1 आइसक्रीम हो गई। और ऐसे ही जब प्राइस फॉल हुआ 20 से 10 हुआ, तो पहले 3 आइसक्रीम्स बाय कर रहे थे, अब उसकी जगह 4 to 5 आइसक्रीम्स आप बाय कर पा रहे हो। तो डिमांड का जो लॉ है वो दिखाता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज अदर जो थिंग्स हैं वो कांस्टेंट है। तो यही है जो कोर है लॉ ऑफ डिमांड का। प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है और प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब जितना भी चेंज आएगा डिमांड पे, वो इसी कर्व के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा, या तो वो आगे की तरफ होगा या वो पीछे की तरफ होगा, लेकिन इसमें शिफ्ट नहीं आएगा, ये सिर्फ कर्व के ऊपर ही चेंज दिखाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने जैसे पीछे देखा था, जब प्राइस हमारा कम होगा, डिक्रीज होगा, तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। जैसे 10 रुपीज पे 1000 जो क्वांटिटी थी हम वो बाय कर रहे थे, जैसे ही प्राइस फॉल हुआ 9 रुपीज पे हमारी डिमांड बढ़ के 1200 हो गई। जैसे ही हम 8 रुपीज पे आते हैं, हमारी डिमांड 1200 से बढ़ के 1400 हो गई। जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है डिमांड बढ़ती जा रही है। और वही अगर हम नीचे देखें, 2 रुपीज से हमारी जो डिमांड थी वो 4500 थी। जैसे ही हम 4 रुपीज पे आते हैं, तो हमारी डिमांड जो है वो कम होके कितनी हो जाती है, पहले 37 हुई, उसके बाद वो 3000 हो गई। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड कम होती जा रही है, और जब प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो इसी को अगर हम ग्राफ पे देखें तो हम कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं। पहले जो था 10 रुपीज पे या $10 पे हमें डिमांड जो थी वो 1000 की थी। तो 10 रुपीज पर जो हमारी डिमांड थी वो पहले 1000 थी। ऐसे ही 9 रुपीज पे 1200, तो 9 रुपीज पर हमें कितनी मिल रही थी, 1200। ऐसे ही 8 रुपीज पर हमें मिल रही है 1400 की हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, वैसे ही हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब ऐसे ही हमें 7 रुपीज पे 1700 का मिल रहा है। तो 7 रुपीज पर अगर हम देखें तो हमें 1700 का यहाँ पे फायदा है। ऐसे अगर हम 6 पे आते हैं तो हमें 2000 का मिलता है। तो एट 6 इट इज 2000। तो जैसे जैसे प्राइस गिरेगा, हमारी डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड वो बढ़ती जाएगी, एंड वाइसा वर्सा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब सिर्फ प्राइस के चेंज होने से डिमांड में फर्क आता है, दिस इज द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब सिर्फ प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आएगा, वेयर जहां पर अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट होंगी। तो नेक्स्ट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमने पीछे देखा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जहां पर सिर्फ प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा था, जहां पर अदर फैक्टर्स जो थे वो कांस्टेंट थे। अब जब शिफ्ट की बारी आएगी, तो यहाँ पर जो प्राइस होगा वो कांस्टेंट होगा, और अदर फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब जैसे पहले प्राइस जो था वो 10 था, उस पर डिमांड जो थी वो 1000 थी, और जब 9 हुआ वो गिर के, तो उस पर जो डिमांड थी हमारी 1200 हुई। पर जैसे ही अगर हम देखते हैं प्राइस कांस्टेंट हो जाता है, तो हमारी जो नेट क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज होती है। पहले वो 1500, देन वो 1700 हुई, जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है। अब पहले जो हमारी ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड थी वो ये थी। अब हम जब दोबारा प्लॉट करेंगे तो अब वो 1000 की जगह 1500 हो गई है। तो अब हम 1000 की जगह उस पे 1500 पे प्लॉट करेंगे। ऐसे ही हमारी अब 1200 से 1700 हो गई। तो अब हम पहले यहाँ 1200 पे प्लॉट किया था, अब यहाँ पे हमने 1700 पे कर दिया। जैसे 1400 पे किया था, अब उसकी जगह हमने 1900 पे किया, क्योंकि अब जो हमारी नेट क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज होगी ड्यू टू दी अदर फैक्टर्स। सो दिस इज द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में जो प्राइस है
उसकी वजह से चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, और जो शिफ्ट होता है वो चेंज आता है जब प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाए और अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए और शिफ्ट आ जाए। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी हमारा शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, और जैसे ही डिमांड अगर हमारी 1000 से घट के 900 हो जाती है तो वो जो डिमांड का है वो शिफ्ट हो जाता बैकवर्ड ड्यू टू दी अदर फैक्टर्स। इंक्रीज हुई तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी और अगर डिक्रीज होती तो वो लेफ्ट साइड चली जाती। सो इन बिटवीन दिस इज द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारी इंक्रीज हो गई ड्यू टू दी अदर फैक्टर्स और ये हमारी डिक्रीज हुई ड्यू टू दी अदर फैक्टर्स। तो दिस इज अबाउट द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो अब बात करते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। इसमें 5 मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। पहली है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरी है रिलेटिवली इलास्टिक, थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक, देन रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसको हम एक वन बाय वन आगे कवर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पर। सो फर्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहां पर जो हमारी ईडी है वो 0 होती है। प्राइस चेंज हो तो डिमांड तब भी सेम ही रहे। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन जो है वो आपके लिए नेसेसरी है टू बाय फॉर योर क्योर। सो इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, irrespective of any rise or fall in price of a commodity, the quantity demanded remains the same. The elasticity of demand in this case will be equal to 0. So for example हमारा जो पहले प्राइस था वो P था और यहाँ पर जो हमारी डिमांड थी वो तब भी सेम ही थी, और जैसे ही प्राइस बढ़ा P से P2 हुआ तब भी हमारी डिमांड जो है वो सेम ही है, और जैसे ही प्राइस कम होता है P2 P1 तब भी जो डिमांड है वो हमारी सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, जो कोई पेशेंट होगा कोई शुगर का या कुछ भी, तो उनको जो है रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी डिमांड जो है वो सेम रहेगी, चाहे प्राइस बढ़ जाए, चाहे वो कांस्टेंट रहे या फिर वो प्राइस कम हो जाए। सो डिमांड जो है यहाँ पे हमारी 0 हो जाती है, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक वेयर ईडी इज 0. सो नेक्स्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक वेयर जो ईडी है वो लेस देन 1 होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस चेंज का डिमांड पे कम इफेक्ट आता है। सो अंडर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड अ गिवन परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस प्रोड्यूसेस अ रिलेटिवली लेस परसेंटेज चेंज इन दी क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस चेंज का डिमांड पे कम इफेक्ट आता है, और यहाँ इस केस में जो डिमांड होती है वो लेस देन 1 होती है। जैसे अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारा जो है प्राइस दिखा रहा है और नीचे जो है हमारी क्वांटिटी दिखा रहा है। तो पहले जो हमारा प्राइस था P, इस पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो Q1 थी, पर जैसे ही प्राइस में इतना ज्यादा फॉल आया और वो P1 पे आया तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत कम चेंज हुई रिस्पेक्टिव टू जो पहले चेंज था। तो यहाँ पर जो हमारा चेंज आया, ये जो हमारा पहले जो चेंज था प्राइस में वो ज्यादा था कंपेयर टू दी क्वांटिटी। सो दिस इज दी केस फॉर रिलेटिवली इनइलास्टिक, जहां पर हमारी ईडी जो है वो लेस देन 1 होगी, प्राइस का ज्यादा चेंज होगा कंपेरेटिव टू क्वांटिटी। नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, जहां पर जो हमारी ईडी होगी वो इन्फिनिटी होगी। अब यहाँ पर छोटा सा प्राइस में चेंज आएगा और डिमांड जो है वो 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सब्जी मंडी में सेम सब्जी जो है वो 1 रुपए ज्यादा भी अगर कोई देगा तो कस्टमर जो है वो दूसरी शॉप पे चला जाएगा। So this is the example for perfectly inelastic. So this figure 1 shows that the ruling price OP, इस प्राइस पे जो हमारा OP है, the demand is infinite, जो यहाँ पे हमारी डिमांड है वो infinite है। अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आएगा तो हमारी डिमांड जो है वो 0 हो जाएगी। A slight fall in price will attract more consumers. अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड जो है वो 0 हो जाएगी, और अगर थोड़ा सा भी प्राइस में अगर गिरावट आती है तो वो मोर कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेगी, और जो हमारी डिमांड है वो इनफाइनाइट रहेगी। बट ये जो केस है ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता फॉर परफेक्टली इलास्टिक, बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली रेयर एंड नॉट एनी प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्राइस पे चेंज आता है तो कोई भी कंज्यूमर ऐसा नहीं करेगा कि उसकी डिमांड जो है वो बिल्कुल ही 0 कर दे। So this is for perfectly elastic demand.
So next is relatively elastic demand where ED is greater than 1. So relatively elastic demand refers to a situation in which a small change in price leads to a big change in quantity demanded. So in such case the elasticity of demand is said to be more than 1. अब यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो लग्जरी गुड्स, जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे डिमांड काफी गिर जाएगी. तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया प्राइस में जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एकदम से बढ़ गई. पहले जो हमारा प्राइस था ओपी, उस पे हमें क्वांटिटी मिल रही थी OQ1 और जैसे ही प्राइस गिर के OP1 पे आता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो OQ2 पे शिफ्ट कर जाएगी. थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमारी एकदम से बढ़ गई. So this is the relatively elastic demand where ED is more than 1. So next is unit elastic, यहाँ पर ED जो है हमारी वो equals to 1 होती है. अब यहाँ पर जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही सेम प्रोपोर्शन में डिमांड में चेंज आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस जो है वो 10% से डिक्रीज कर गए और जो डिमांड थी वो 10% से इंक्रीज हो गई. सो दिस इज दी यूनिट इलास्टिक. अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ओपी प्राइस पर जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी वो OQ1 थी, बट जैसे ही प्राइस फॉल होता है OP1 पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो जाती है. जितना ही प्राइस में चेंज आया था उतना ही चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में आया. सो दिस इज द केस ऑफ ED equals to 1. The demand is said to be unitary elastic when a given proportionate change in price level brings an absolute equal proportionate change in the quantity demanded. So this is known as our unitary elastic demand. So next आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये बताता है कि प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है. So price elasticity of demand is the measure how much the quantity demanded changes in response to a change in price. प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है. अब यहाँ पे दो फॉर्मूलाज यूज होते हैं. फर्स्ट यूज होता है जब भी परसेंटेज गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो आप इसको परसेंटेज के बाद चेंज जो है इसको आप ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. So percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price when there is a case of percentage. और अगर हमें यहाँ percentage in quantity demanded नहीं given तो हम उसको भी निकाल सकते हैं. Percentage change in quantity demanded हम निकाल सकते हैं change in quantity demanded divided by quantity into 100 and same for the percentage change in price. अगर हमें percentage change in price निकालना है तो change in price divided by original price और into में 100. So we will solve this formula and we will get the price elasticity of demand. And next is when there is no percentage given. अगर कोई percentage given नहीं है तो आप simple formula लगा सकते हो change in quantity divided by change in price into price divided by quantity. चेंज अगर आप दोबारा डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हो ट्राइंगल से, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. अगर परसेंटेज गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना और नहीं गिवन तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हो. सो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे. तो यहाँ पर लिखा है व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80%. अब यहाँ पे जो लिखा है वो ध्यान रखना, बाय लिखा है, बाय 80% से जो प्राइस है वो फॉल कर गया. तो यहाँ पे जो बाय होता है उसका मतलब होता है चेंज कितना आया प्राइस में. उसके बाद लिखा है एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट इंक्रीजेस बाय 100%. अगेन हमें चेंज दे दिया यहाँ पे फॉर द डिमांड. हमें चेंज इन प्राइस भी गिवन है 80% और चेंज इन डिमांड भी गिवन है 100%. उसने बोला फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हमें यहाँ पे इलास्टिसिटी निकालनी है डिमांड की. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब यहाँ पे हमें परसेंटेज में गिवन था 80% एंड 100%. तो अब हम इसको परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो हमारा जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड था वो था 100%. तो हम जो ऊपर लिखेंगे वो आएगा 100 एंड
जो हमारा प्राइस में चेंज आया था वो था हमारा 80%। तो अब हम जो नीचे लिखेंगे उसको 80 में लिखेंगे, और ये वाली जो वैल्यू हमारी आती है ये हमेशा नेगेटिव होती है। या तो डिमांड में फॉल आया होगा या फिर चेंज या प्राइस में फॉल आया होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दोनों में से एक नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द फ्रैक्शन ऑफ 5/4 एंड इन डेसिमल इट इज -1.25। अब ये जो हमारी ईडीआई है ये ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स इट इज इलास्टिक। So this is the question 1 for price elasticity of demand, where we have seen buy means the change. So moving to the next question, it says a 5% increase in price of X leads to a 10% increase in demand for X. अब यहाँ पर जो है 2 लिखा हुआ है, 2 10%। अब जब 2 लिखा आएगा तो ये करंट सिचुएशन की बात करेगा। अगर वो कहता है कि 5% इंक्रीज आता है X के प्राइस में, तो 10% इंक्रीज आ जाता है डिमांड X की। अगर 5% इंक्रीज आता है प्राइस में फॉर एक्स कमोडिटी, तो 10% इंक्रीज हो जाती है उसकी डिमांड एक्स की। ऑन द अदर हैंड इट सेज अ 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई लीड्स टू अ 6% फॉल इन डिमांड ऑफ फॉर वाई। वो कहता है अगर 20% इंक्रीज आता है वाई के प्राइस में तो 6% फॉल आता है डिमांड में वाई के। तो उसने बोला है कैलकुलेट करके बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स एंड वाई। तो जब हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे तो अगेन ये जितना भी हमें डेटा प्रोवाइडेड था ये हमें परसेंटेज में गिवन था। तो हम यहाँ पे अगेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर हम पहले एक्स कमोडिटी की बात करते हैं, जो हमारा एक्स के लिए था उसने कहा था 5% इंक्रीज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें गिवन है 5%। उसने बोला था लीड्स टू 10% इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्स, तो हमारी यहाँ डिमांड कितनी इंक्रीज हुई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 10%। अगर हम इसका ईडी निकालें तो परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 10 divided by percentage change in price that is 5, so we will get our ed is -2, and we will do the same for y. So here it says 20% increase in price of y, so percentage change in price is given 20% and 6% fall in demand for y, that means percentage change in quantity is 6%. Again we will use the formula and we will get the ed is -0.3. So next is cross price elasticity of डिमांड। अब ये एक गुड की प्राइस चेंज होने पर दूसरे गुड की डिमांड में कितना चेंज आता है वो बताता है। आई रिपीट, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक गुड की प्राइस चेंज होने पर दूसरे गुड की डिमांड में कितना चेंज आता है, ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड। अभी बताया था एक गुड की प्राइस चेंज होने पर दूसरे गुड की डिमांड में कितना चेंज आता है। तो जितना भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा गुड ए का, उसको हम डिवाइड करेंगे प्राइस में चेंज होगा दूसरे गुड के। अब दो तरीके की प्राइस इलास्टिसिटी होती है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। फर्स्ट इज पॉजिटिव, जब हमारे गुड जो है सब्स्टिट्यूट हो, जो एक दूसरे की प्लेस पर यूज कर सकते हैं। और जब वो नेगेटिव होगी दैट मीन्स जो गुड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो टुगेदर चलते हैं, जो एक दूसरे के साथ गुड्स यूज होते हैं। So this is all about the cross price elasticity of demand. So coming next to the question of cross price elasticity. So it says calculate cross price elasticity of demand between the lemon that is denoted by Z and tea that is denoted by X. Now there are two goods. Now we have to कैलकुलेट दी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। जितना भी परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी में गुड के, उतना हम देखेंगे प्राइस में कितना चेंज आया दूसरे गुड के। अब यहाँ पे एक डेटा गिवन है, लेमन्स का दे रखा है, दूसरा हमारे को टी का दे रखा है। सो जो बिफोर जो पहले प्राइजेस थे वो लेमन का 10 था और क्वांटिटी डिमांडेड 23, बट आफ्टर जो लेमन का प्राइस था वो 10 से इंक्रीज होकर 20 हो गया और क्वांटिटी जो थी वो 20 से 15 हो गई। ऐसे ही हम जब हम टी की बात करते हैं तो बिफोर में पहले उसका जो प्राइस था वो 20 था और क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो 40 थी, बट आफ्टर 20 से प्राइस जो था वो सेम रहा, बट जो क्वांटिटी थी वो चेंज होकर हमारी 35 हो गई।
सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बिफोर में पहले प्राइस 10 था, आफ्टर में 20 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 20 से कम हो गई 15 हो गई। देन नेक्स्ट में जो प्राइस था वो बिफोर आफ्टर में सेम था, बट टी का जो क्वांटिटी थी वो 40 से कम हो गई 35 हो गई। सो नाउ लेट्स मूव टू दी सॉल्यूशन। सो नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। अब हमने पीछे देखा था जो हमारा लेमन का प्राइस था, जो बिफोर था वो 10 रुपीज पे, क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो 20 थी, और आफ्टर में 20 रुपीज के प्राइस पर जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो फॉल होकर 15 हो गई। तो अगर हम चेंज इन पी जेड निकालें, मतलब प्राइस में कितना चेंज आया, सो 20 माइनस 10 इज 10 रुपीज का प्राइस आया, चेंज जो है हमारा। उसके बाद अगर हम चेंज निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ जेड, दैट मीन्स क्वांटिटी में कितना चेंज आया लेमन के, सो दैट इज 15 माइनस 20, यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का 5। और जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था लेमन का वो था 10, और जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी हमारी वो थी हमारी 20। सो दिस इज द चेंज इन पी जेड, जो हमारा 20 माइनस 10 10 आ गया। क्वांटिटी में जब हमने चेंज निकाला तो 15 माइनस 20 किया तो हमारा माइनस 5 आया। और जो हमारी ओरिजिनल प्राइस थी, जो हमारी बिफोर वाली थी वो 10 थी, और उस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड थी बिफोर वाली जो ओरिजिनल थी वो 20 थी। सो नाउ विल डू सेम फॉर दी x, that is for t. Z is for the lemon, and now we will do the same for the t. So again we will find a change in px, that means 20 minus 20, it is 0. Then change in quantity demanded, that is 35 minus 40, it is minus 5. And the original price for t before is 20, and the original quantity for x is before 40. So now we will put the formula, that is change in QZ upon change in PZ into PZ divided by QZ. This is the formula for the cross price elasticity. Change in QZ upon change in PZ into PZ into the QZ. Here we will put the change in QZ divided by change in PZ, that we have already find it. Change in PZ is here, and change in QZ we have already find it, that is minus 5. So next we have to put is PZ, that is our 10, into 10 divided by QZ, that is our 40. So by putting the values in the formula, we will get the answer as minus 0.125. That means we have already studied that it is can be of positive and negative. Positive when it is substitute goods, and negative when they are complementary goods, when they are used together. So this is all about the cross price elasticity of demand numerical. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आज का कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर हुआ हो तो लाइक जरूर करें एंड कमेंट हाउ यू लाइक इट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।